हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के विज्ञान भाग को। तो आज इस वीडियो में हम ज्ञान सेतु सुबोध के विज्ञान भाग के पेज नंबर 88 और पेज नंबर 89 को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको इस बारे में के वीडियो में बताएं। तो आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है कि यदि आप क्लास 7, क्लास 9 या क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत जल्द हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास 8, 9 और 10 की सभी विषयों की वीडियोज़ पूरी डिटेल्स में पढ़ाई के साथ नोट्स भी उसके साथ आप सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे और सभी आप बिल्कुल मुफ्त होंगे। लेकिन हाँ, वे केवल तभी होंगे जब आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़वाएंगे, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोग उठा सकें। जितने लोगों के पास आप इसे पहुंचाते हैं उतने जल्दी ये सभी यहाँ पे अवेलेबल होंगे और आप बिल्कुल मुफ्त होंगे और आप जो अपनी ट्यूशन्स में कोचिंग्स में पढ़ते हैं उससे अच्छी बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे समझाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो यह है, आपके स्क्रीन पे पेज नंबर आपका यह जो है वो आपका 87। तो इस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया 87 और 88 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो सवाल दिया गया वह इस प्रकार है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के क्रमाक्षर को चुनकर कोष्ठक में लिखिए। पहला, आपतन कोण किसके बराबर है। देखिए, यदि आपने परावर्तन के दोनों नियम को पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि आपतन कोण जो होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो गया वह हो गया आपका क। अगला दिया गया है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम लोग परावर्तित किरण नहीं कहते हैं, आपतन कोण नहीं कहते, इसलिए सभी तो नहीं हो, क्या हो जाएगा ये आपतित किरण हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ब। उसके बाद आपका सवाल है, हमारे नेत्र का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। तो कॉर्निया हमारे नेत्र का महत्वपूर्ण भाग है, आइरिस भी है, रेटिना भी है, लेकिन बहुमूर्तिदर्शी हमारे नेत्र का भाग नहीं है, इसलिए यह हो गया हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर द। दिया है, ब्रेल पद्धति की खोज किसने की। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि न्यूटन ने नहीं की थी, चारगॉफ ने की नहीं की थी, मतलब कि ये दोनों में तो नहीं की, तो किसने किया हुआ है, तो लुई ब्रेल ने किया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया घ। आप सभी जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ल्यू ब्रेल जो थे वो खुद एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे, मतलब कि उसके जो आँख थी उस वो नहीं थी, आँख थी मतलब कि उसमें क्या कहते हैं उसकी दृष्टि नहीं थी, और ऐसा होते हुए भी, दृष्टिहीन होते हुए भी उसने एक ब्रेल की खोज की, एक पढ़ाई के माध्यम की खोज की, इसे क्या बोलते हैं, लुई ब्रेल पद्धति बोलते हैं। और उनमें पढ़ाई कैसे होती है उसमें कि इस तरह से उभार आते हैं, आपके जो पेजेज होते हैं, उसके जो पेज आते हैं उस तरह उभार वाले पेज होते हैं जिसको कि स्पर्श करके वो ज्ञात करते हैं कि किसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए वहाँ नंबर देखते हैं। दिया है, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। आप जानते हैं कॉर्निया पे या आइरिस पे नहीं बनता है, किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो इस तरह जिसका जो ऑप्शन नंबर हो गया वो हो गया आपका। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने यहाँ तक बना लिए होंगे। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। आपको दिख रहा है सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया गया है, जब सभी किरणें समानांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं अनियमित परिवर्तन। क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिया है, हम सभी वस्तुओं को डैश के कारण ही देखते हैं। किसके कारण, नेत्र के कारण नहीं, हम सभी वस्तुओं को प्रकाश के ही कारण देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि कहीं प्रकाश नहीं होता है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, मतलब हम सभी वस्तुओं को प्रकाश के कारण ही देखते हैं। दिया है, प्रकाश को अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का क्या कहते हैं। तो देखिए, आपने इंद्रधनुष जब देखा होगा आकाश में तो क्या होते हैं, वो अपने 7 रंगों में टूट जाते हैं, उसे प्रकाश का क्या बोलते हैं, उसे प्रकाश का हम लोग विक्षेपण बोलते हैं। तो प्रकाश का जो अपने रंग में टूटने की जो घटना होती है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे प्रकाश का विक्षेपण बोला जाता है। ठीक है, चलिए घ नंबर देखते हैं। घ नंबर सवाल में दिया गया है कि कच्ची गाजर, फूलगोभी और हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो उसमें जो हमारा विटामिन ये होता है वह प्रचुर मात्रा में होता है। या किसी वस्तु को बहु प्रतिबिंब बनाने की जो युक्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसकी युक्ति को हम लोग बोलते हैं कैलेडोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको, कैलाइडोस्कोप बोलते हैं, कैलाइडोस्कोप
स्कोप, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे कैलाइडोस्कोप बोला जाता है बहुमूर्ति बनाने वाली युक्ति को, या फिर इसे हम लोग बहुमूर्तिदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किससे बनाया जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखिए। ठीक है, चलिए दिया है मैं सही उत्तर का मिलान कीजिए। बोला गया कि यहाँ पे आपको सही उत्तर के क्या करना है, मिलान करने। चलिए मिलान करेंगे आँख। तो आपको चलिए, तो प्रदीप्त पिंड, प्रदीप्त क्या होते हैं, जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं वह प्रदीप्त पिंड होते हैं। जैसे चंद्रमा, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है, जिसके कारण चंद्रमा को देखते हैं। तो किसके प्रकाश से चमकता है, तो सूर्य के प्रकाश से, खुद के प्रकाश से नहीं। तो इसे पिंड को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त पिंड। शंकु कोशिकाएं, तो अब शंकु कोशिकाएं हमारे आँख में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक शंकु कोशिकाएं होती हैं और एक आपकी बेलनाकार या फिर रेखीय कोशिका होती है। तो शंकु कोशिका जो होती है वह रंग को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, चलिए दिया है परावर्तित किरण। तो जो परावर्तित किरण हमें प्राप्त होता है वह कहाँ होता है, समतल दर्पण में प्राप्त होता है। ठीक है, और हमारे आँख में क्या पाए जाते हैं, आँख में हमारे लेंस पाए जाते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके सही जवाब। चलिए देखते हैं 4 नंबर, देखते हैं क्या दिया है। दिया है चित्र की मदद से दोनों प्रकार के परावर्तन के नाम और इनमें 2 या 3 अंतर लिखिए। तो देखिए इसमें देखिए रेखाएं तो सब समांतर आ रही हैं, लेकिन समांतर जा रही हैं कि नहीं, समांतर नहीं जा रही हैं। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं, इसे अनियमित परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, यहाँ पे आपको लिखने हैं अनियमित परावर्तन, और देखिए इसमें बराबर हैं तो ये आपके हो गए नियमित परावर्तन। तो वहाँ पे आपको अनियमित लिखने हैं, यहाँ पे आपको नियमित परावर्तन लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें 2-3 लिखने हैं। तो क्या अंतर लिखना, सबसे पहले लिखना है कि इसकी जो पृष्ठ होती है वह क्या होती है, देखिए वो चिकनी है कि नहीं। तो लिखेंगे इसकी जो सतह होती है वो चिकनी नहीं होती है, इसकी सतह क्या होती है, चिकनी होती है। इसमें जो आपकी जो परावर्तित किरण है वो समांतर है कि नहीं, इसमें समांतर नहीं होती, इसमें क्या होती है, समांतर होती है। चलिए 2 कारण लिखने थे, हमें 2 लाइन दिएंगे तो 2 कारण हम लिख देते हैं। चलिए तो इसे लिखते हैं। तो पहला है हमारा अनियमित, तो मैं इसे टाइप कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं लिखने जाऊँगा तो कुछ अधिक समय यहाँ पे लग जाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसे ही लिखता हूँ। क्या होंगे, लिखेंगे कि इसकी सतह चिकनी नहीं होती, मतलब खुरदुरी होती है, खुरदुरी होती है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा कि परावर्तित किरणें, देखिए परावर्तित ही लिखें, देखिए क्या लिख दिया, परावर्तित लिख दिया। परावर्तित जो किरणें होती हैं, किरणें समांतर नहीं होती हैं, परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं। दूसरा क्या होता है, इससे प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो लिखेंगे इससे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। आपने कभी देखा है कि आप कोई खुरदुरी सदस्य की लकड़ी में देखते हैं, खुरदुरी लकड़ी में तो आपको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता नहीं, लेकिन यदि अगर आप चिकनी लकड़ी में देखते हैं तो आपको कुछ हद से अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो चलिए आपको जस्ट इसके उल्टे यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी सतह चिकनी होती है, इसकी जो सतह होती है वह आपकी चिकनी होती है, पहला हो गया। दूसरा क्या लिखिएगा कि परावर्तित जो किरणें होती हैं वो समांतर होती हैं, परावर्तित किरणें समानांतर होती हैं। समानांतर होती हैं। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, अगला यह हो जाएगा कि इसमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसमें प्रतिबिंब, आप लोग इसे लिखते चलिएगा, प्रतिबिंब
प्राप्त होता है। इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने दोनों में अंतर लिखा दिए हैं, तो आप ये अंतर यहाँ से लिख लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 88 पे। ये है आपका पेज नंबर 88। इसका जो पहला सवाल ही है क्या कि आपको एक कैलाइडोस्कोप बनाना है। क्या बनाने हैं? तो आपको कैलाइडोस्कोप बनाने हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री एवं बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए। तो हमें कैलाइडोस्कोप, इसके बारे में पिछले पेज में ही बताया, वही हमें बताना। तो उद्देश्य क्या होगा? कैलाइडोस्कोप का निर्माण करना। देखिए कैलेडोस्कोप लिखने में लिखा क्या, लिखने में कलाइडोस्कोप लिखने हैं। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। चलिए कैलाइडोस्कोप नहीं लिखना है, बार इसका एक और नाम होता है बहुमूर्तिदर्शी। चलिए यही लिखते हैं, बहुमूर्तिदर्शी। ठीक है, का निर्माण करना। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर। चलिए आवश्यक सामग्री लिखते हैं। तो इसमें जो आवश्यक जो सामग्री की जो होती है, वो सबसे पहले इसमें आपको ज़रूरत होगी 3 आयताकार समतल दर्पण की। समतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद एक गोलीय सर्पर दर्पण, एक गोलाकार सर्पर, सॉरी एक वृत्ताकार, गोलाकार नहीं, आपका होगा वृत्ताकार। 3 आयताकार समतल दर्पण, एक वृत्ताकार समतल दर्पण। साथ में क्या होगा आपको जरूरत? तो बेलनाकार चार्ट पेपर की। तो बेलनाकार चार्ट पेपर की। ठीक है, और कुछ कांच के टुकड़े की। ठीक है, तो इसके साथ आपको कुछ कांच के टुकड़े की भी यहाँ पे ज़रूरत। मैं कोशिश करता हूँ इसके साइज को छोटा करने की, बहुत बड़ा साइज यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब साइज इसका ठीक हो गया। तो चलिए हम उसकी विधि लिखते हैं कि आखिर इसे हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसको बनाने की जो विधि है वह इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो तीनों दर्पण है, तीनों दर्पण को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलिए इसका साइज को छोटा कर लिया जाए, इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए लिखते हैं क्या करेंगे, तीनों दर्पण को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे तीनों आयताकार दर्पण को, आप लोग प्रिज्म देखे हैं तो उसी के अनुसार से तोड़ना। तो तीनों आयताकार दर्पण को प्रिज्म की तरह एक दूसरे से जोड़ें। तो एक दूसरे से क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो तीनों आयताकार दर्पण को प्रिज्म की तरह एक दूसरे से जोड़ें। उसके बाद क्या करना है? लिखेंगे बेलनाकार, आपको जो बेलनाकार चार्ट पेपर था, बेलनाकार चार्ट पेपर में इसे अच्छे से रखें। तो बेलनाकार चार्ट पेपर में आपको क्या करना है? इसे अच्छे से रखना है।
अच्छे से रखें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेलनाकार चार्ट के एक सिरे पर, तो लिखें चार्ट के एक सिरे पर वृत्ताकार चार्ट पेपर से क्या कर दें, एक सिरे को बंद कर दें, से बंद कर दें तथा उसके बीच में आपको एक छेद कर देना है, तथा बीच में एक छिद्र करें। ठीक है, आपको इतना करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जो वृत्ताकार दर्पण लिया था उसको दूसरे सिरे पे चिपकाना है। तो लिखेंगे दूसरे सिरे पर वृत्ताकार समतल दर्पण को अच्छे से चिपका दें। समतल दर्पण को अच्छे से चिपका दें। को अच्छे से आपको चिपका देना है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि जो मैं टाइपिंग करते चल रहा हूँ वो आपको दिखते चले। तो अच्छे से उसे क्या कर दें, तो चिपका दें। उसके बाद आपको क्या करना, चलिए देखते हैं। तो जब वृत्ताकार समतल दर्पण को अच्छे से चिपका दीजिएगा, उसके बाद जो आपने कांच के टुकड़े लिए थे आपको उसे बॉक्स के अंदर भेज देने हैं। तो कांच के टुकड़े को बेलनाकार बॉक्स के अंदर रख दें। आपने जो बेलनाकार बनाया था चार्ट आपको उसके अंदर रख देना है। बेलनाकार चार्ट के अंदर रख दें। ठीक है, तो ये इस तरह जो आपका बना, तो इस तरह से आपका चार्ट पेपर, इस तरह से आपका क्या कहते हैं कैलाइडोस्कोप बन के इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका निष्कर्ष निकलेंगे। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा कि इस प्रकार से कैलाइडोस्कोप का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से बहुमूर्तिदर्शी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो आपको इतना अधिक यहाँ पे लिखना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे नहीं लिख लिया होगा। चलिए उसके आगे चलते हैं। उसके आगे है आपका सवाल नंबर 6। दिया यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से समकोण बनाकर रखते हुए सामने एक सिक्का रखें तो सिक्के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक समतल दर्पण रखा गया, यहाँ पे एक समतल दर्पण रखा, यहाँ पे एक सिक्का रखें, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए, इस पर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आपके 3 बनेंगे। कितने प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे। दिया अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड किसे कहते हैं, तो अदीप्त पिंड किसे कहते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त पिंड कहते हैं, तथा जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। तो लिखेंगे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, जो प्रकाश जो होता है उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। अदीप्त पिंड कहते हैं, तथा जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसके आंसर हो गए, तो आप इसे भी नोट कर लें। चलिए अगला दिया है नेत्रों की देखभाल के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि समय समय पर नेत्र को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। तो लिखेंगे नेत्र को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या करना चाहिए, नेत्र को कभी मलना नहीं चाहिए। मलना नहीं चाहिए। हम लोग देखते हैं अगर नेत्र में कुछ चला जाता है आँख में तो हम लोग उसे मलने लगते हैं, लेकिन मलना उसे चाहिए क्या, नहीं चाहिए। उसके बाद अगला क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद जो चीज़ें हैं जो कि आपकी नहीं करनी चाहिए वह यह है कि सूर्य को कभी सीधे नहीं देखना चाहिए, उससे हमारे नेत्र को हानि होती है। तो सूर्य को कभी सीधे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो ये हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका अंतिम सवाल देखते हैं। दिया है अंतिम सवाल में कि नेत्र के आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसमें एक एक नाम को मैं लिखते चलता हूँ, आप लोग इसे लिखते चलिएगा। तो इसमें जो पहला जो ऊपर में दिख रहा है उसे हम लोग कहते हैं पक्षमाभी पेशी। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पक्ष माभी पेशी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका पक्षमाभी पेशी। उसके बगल में यहाँ पे चलिए मैं पहले इससे अरेंज कर लेता हूँ और इसके साइज को भी थोड़ा सा कम कर दे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको जो यहाँ पे सेकंड में जो दिख रहा है उससे हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। ये क्या होता है, एक जलीय द्रव्य होता है। ये हो गया आपका जलीय द्रव। उसके नीचे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वह होती है आपकी कॉर्निया। तो ये आपका जलीय द्रव हो गया। जलीय द्रव के नीचे जो आपको दिख रहा है वो आपकी हो गई यहाँ पे कॉर्निया। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी कॉर्निया। ठीक है, देखिए तो ये हो गई आपकी कॉर्निया। कॉर्निया के आपके नीचे जो आपको दिया गया है वह होता है आपका आइरिस। क्या होता है, उससे हम लोग बोलते हैं इसे आइरिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइरिस। तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। आइरिस के नीचे आपको जो दिखा रहा है जो स्थान उसको हम लोग बोलते हैं पुतली। इसे क्या बोलते हैं, तो यह है हमारी पुतली। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी पुतली। पुतली के नीचे आपको जो दिख रहा है वह होता है आपका लेंस। तो यह जो पार्ट है यह हो गया आपका लेंस। ठीक है, लेंस के नीचे जो है उसे हम लोग कहते हैं निलंबन स्नायु। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं निलंबन स्नायु। निलंबन स्नायु। चलिए तो ये हो गया यहाँ पे इसका निलंबन स्नायु, इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम इधर देखते हैं। इधर जो हमें दिए गए हैं तो इधर जो आपका सबसे ऊपर में दिख रहा है तो इसका जो नाम है तो इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं इसे, काचाभ द्रव बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका, ये हो गई आपकी दृष्टि तंत्रिका। उसके नीचे आपका जो है इसे हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। उसके बाद जो आपका ये पार्ट दिख रहा है सब लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल। श्वेत पटल। ठीक है, उसके बाद जो आपको पार्ट दिख रहा है उस पार्ट का क्या नाम है,
तो श्वेत पटल के नीचे जो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाए हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। देखिए इसमें आपको आधा क ही लिखने में, पूरा क इसको आधा क लिखिएगा पहले वाला जो है। तो ये हो गया आपका रक्तक पटल। ठीक है, उसके नीचे जो आपके जो यहाँ पे दिख रही है उसका नाम है क्या? तो इसका नाम आप सभी जानते हैं, तो इसका नाम है आपकी रेटिना। क्या है? रेटिना, जिसे कि हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो ये आपकी रेटिना है या फिर दृष्टि पटल। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपका इसका नामांकित हर एक चीज़ का चित्र बना दिया है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। और लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।